बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के सारे हथियार मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे हम 6 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से। दोनों जगहों से आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, कल रिसेंटली अभी हाल ही में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी वितरित किया गया, तो इसके बारे में मैं वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो बने रहिए। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व शिक्षक दिवस को हम 5 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। और देखिए, 2021 का जो विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर डे है, इसकी थीम है शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक, यानी कि टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। देखिए, जो विश्व शिक्षक दिवस है यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे है, इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और 1994 से ये प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। देखिए, ये बात हो गई विश्व शिक्षक दिवस की। एक भारतीय शिक्षक दिवस भी है जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 5 सितंबर को हम भारतीय शिक्षक दिवस मनाते हैं और जस्ट इसके एक महीने बाद ठीक 5 तारीख को ही 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो याद करने में काफ़ी आसानी भी है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को भारतीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न कि गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस को हम मनाते हैं 5 अक्टूबर को। देखिए, भारत में जो गंगा नदी डॉल्फिन है, इसके संरक्षण को प्रोत्साहित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को जो है गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, डॉल्फिन के बारे में आप जानते होंगे, कुछ इस प्रकार से मछली जैसी दिखती है ये। ठीक है, तो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है, देखिए ये जो है संकटग्रस्त भी है। धीरे धीरे इसकी संख्या बहुत तेजी से गिर रही है। देखिए, हाँ, आज ही के दिन 2010 में इस गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। ठीक है, यानी कि 5 अक्टूबर 2010 को जो है जो गंगा डॉल्फिन है, इसको राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। फिर 2012 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है संयुक्त रूप से भारत में डॉल्फिन संरक्षण अभियान शुरू किया था। तो इन दोनों के बारे में याद रखिएगा कि 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। 2012 में इसको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से भारत में डॉल्फिन संरक्षण अभियान शुरू किया था। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा नदी है, ठीक है, तो इसी में ये पाई जाती है गंगा नदी डॉल्फिन, क्योंकि नाम इसका है गंगा नदी डॉल्फिन। वैसे तो ये बहुत सारी नदियों में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे खास तौर से हम गंगा नदी डॉल्फिन की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होगा गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और ये जो है फिर उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में आती है, बिहार में जाती है और उसके बाद फिर ऐसे ये कटते बढ़ते पहुंच जाती है पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये उसी गंगा नदी में पाई जाती है और गंगा नदी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो गंगा नदी में ये पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है, इसीलिए इस पर विशेष एक तरीके से कहा जाए विचार किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने और इसके संरक्षण के लिए भारत में जो है डॉल्फिन संरक्षण अभियान चलाया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किसके साथ मिलकर? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ मिलकर। तो 2012 में इस डॉल्फिन संरक्षण अभियान को शुरू किया गया था, इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है कि फूमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए फूमियो किशिदा। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। देखिए, जो फूमियो किशिदा है, इन्होंने इस पद पर योशिहिदे सुगा का स्थान लिया है। आपको बता दूं, जो फूमियो किशिदा हैं ये 1993 में पहली बार संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। देखिए, जो जापान की संसद है, इसके बारे में एक प्रश्न बहुत पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि जापान की संसद को किस नाम से जानते हैं। तो जापान की संसद को हम जो है डायट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जापान की संसद को हम डायट कहते हैं, इसको याद रखिएगा। तो जापान की संसद के लिए फूमियो किशिदा 1993 में पहली बार निर्वाचित हुए थे और ये जो है परमाणु निरस्त्रीकरण के पैरोकार हैं। देखिए, जापान में मैंने बताया था आपको पहले ही कि जो जापान देश है वहाँ पर सबसे पहले अमेरिका ने जो है
लिटिल बॉय और फैट माइन नाम के जो है 2 परमाणु बम गिराए थे, बहुत काफ़ी विनाश हो गया था। तो इसीलिए जापान चाहता है कि दोबारा ऐसे हमले किसी भी देश में ना हो, इससे बर्बादी ही बर्बादी है, क्योंकि उससे फैलने वाला जो रेडिएशन होता है परमाणु बम गिरने के बाद, वो समझ लीजिए एक तरीके से आजीवन कहा जाए, जब तक मतलब पृथ्वी रहेगी तब तक वहाँ पर रेडिएशन का प्रकोप रहेगा, वहाँ पे लोग विकलांग पैदा होंगे, बच्चे विकृत पैदा होंगे। तो इस चीज़ को जापान झेल रहा है। लेकिन अब ये जो आपके जो नए प्रधानमंत्री बने हैं जापान के, फूमियो किशिदा, ये परमाणु निरस्त्रीकरण के जो है पैरोकार हैं। ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में किसी के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। और देखिए आपको बता दूं, जो आपके फूमियो किशिदा हैं, तो ये वर्ष 2012 से 2017 के बीच विदेश मंत्री भी रहे हैं जापान के। तो ये पूरी कहानी दिमाग में फीड कर लीजिए। कहानी में मैं इसलिए परिवर्तित कर देता हूँ ताकि आपको कहानी याद रहेगी, ठीक है। बाकी रटा हुआ नहीं याद होता है। दादी माँ की कहानी आपको बचपन से जो सुनाई गई होंगी वो आज भी याद होंगी, लेकिन किताबी चीज़ें आप भूल जाते होंगे। तो अभी एक कहानी याद रखिए कि जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा बन गए हैं और इन्होंने इस पद पर योशिहिदे सुगा का स्थान लिया है। देखिए जापान की मुद्रा क्या है और जापान की राजधानी क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए, देखते कितने लोग सही आंसर देते हैं। देखिए जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है, और जापान की मुद्रा है जैपनीज येन, ठीक है। तो येन जो है ये जापान की मुद्रा है, इसको याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि अभी अहमद ने हाल ही में किस देश में 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। तो देखिए अभी हाल ही में अभी अहमद दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं इथियोपिया नामक एक देश के, जो कि अफ्रीका में है, ठीक है। देखिए अभी अहमद का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1976 को, और अभी अहमद जो है ये बहुत ही खास नाम है। इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2019 में, ठीक है। और ये उस समय 100वें शख्स थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। देखिए नोबेल पुरस्कार जो है किसी भी संस्था को या फिर शख्स को दिया जाता है, तो ये 100वें शख्स या संस्था थे जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 में दिया गया था। और देखिए नोबेल पुरस्कार के भी फिजिक्स की घोषणा की गई है, और चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है इसकी भी घोषणा रिसेंटली की गई थी। दोनों पे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको अभी आगे प्रश्नों में बताऊंगा ही, ठीक है। देखिए जो अभी अहमद है ये शांति के लिए इनको 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अभी अहमद को इथियोपिया का नेल्सन मंडेला भी कहा जाता है, तो बहुत बड़ा नाम है अभी अहमद। यहाँ पे बस आपको ये 2 लाइन बस याद रखिए और आप 2 नंबर गेन कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। पहला ये अभी अहमद को इथियोपिया का नेल्सन मंडेला कहा जाता है, दूसरा 2019 में जो है इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और तीसरी बात तो आपको पता ही है कि इनको अभी हाल ही में, मतलब ये जो अभी हाल ही में इथियोपिया के लगातार दूसरी बार जो है 5 साल के कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि भौतिकी यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया 2021 वाला। तो देखिए 2021 का जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है ये 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। पहले का नाम क्या है, पहले का नाम है स्यूकुरो मानाबे, दूसरे का नाम है क्लाउस हैसलमैन, और तीसरे का नाम है जियोर्गियो पारिसी। तो स्यूकुरो मानाबे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्गियो पारिसी, इन तीनों को संयुक्त रूप से फिजिक्स का 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नाम मस्त है, नाम आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, स्यूकुरो मानाबे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्गियो पारिसी। देखिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है हर साल। और ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार स्वरूप जो विजेता होता है उसको एक जो है स्वर्ण पदक मिलता है जिस पर अल्फ्रेड नोबल का फोटो छपा होता है। और देखिए अल्फ्रेड नोबल जो है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी याद रखिए कि एक स्वर्ण पदक जिस पर अल्फ्रेड नोबल की फोटो छपी होती है, साथ में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना यानी कि लगभग 1.14 मिलियन से अधिक, मतलब मिलियन डॉलर से अधिक की धनराशि जो है पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। देखिए यहाँ पे एक पेज दिख रहा है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए। इसमें आपको जो है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं का नाम दिख रहा है। देखिए विजेताओं में पहले जो आपके हैं स्यूकुरो मानाबे, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। दूसरे हैं क्लाउस हैसलमैन, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। जियोर्गियो पारिसी इटली से बिलोंग करते हैं। और आपको बता दूं इन तीनों का योगदान क्या रहा जिसके लिए इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे 2 वैज्ञानिकों की जिनका नाम है स्यूकुरो मानाबे और क्लाउस हैसलमैन। देखिए जो आपके स्यूकुरो मानाबे हैं ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए के वैज्ञानिक हैं, और क्लाउस हैसलमैन मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मौसम विज्ञान हैम्बर्ग जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और इन दोनों ने क्या किया,
धरती की जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया। ठीक है, यानी कि जो हमारा अर्थ है इसकी जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया, जिससे इसमें होने वाले बदलाव पर सटीकता से नजर रखी जा सकती है। ग्लोबल वार्मिंग का जो अनुमान है इसको लगाया जा सकता है। और जो आपके दूसरे वैज्ञानिक है जियोर्गियो पारिसी, जो कि रोम इटली के सेपिएंजा विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं। तो इनको परमाणु से ग्रहों के तराजू में भौतिक प्रणालियों के में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए सम्मानित किया गया था। और जो आपके जियोर्गियो पारिसी हैं, इन्होंने अणुओं से लेकर ग्रहों तक के फिजिकल सिस्टम में होने वाले तेज बदलाव और विकारों के बीच की गतिविधियों को दिखाया, इसलिए इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इस साल दिया गया। और देखिए, मैंने भौतिकी नोबेल पुरस्कार के बारे में बता ही दिया है। ये जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। और इसकी पुरस्कार स्वरूप जो है एक स्वर्ण पदक और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना की राशि, यानी कि लगभग 1.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की धनराशि दी जाती है। देखिए, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 की बात करें, यानी कि पिछले साल जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है, तो पिछले साल भी 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। पहले का नाम था रोजर पेनरोज, जो कि ब्रिटेन से थे। दूसरे का नाम था रेइनहार्ड गेंजल, जो कि जर्मनी से थे। और तीसरे का नाम था एंड्रिया घेज, तो ये अमेरिका से थे। नाम बस याद रखिए, बाकी ये योगदान वगैरह छोड़ दीजिए। पिछले साल का विनर कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए मैंने बता दिया। देखिए, नोबेल पुरस्कार के बारे में मैंने बहुत बताया आपको। कल के वीडियो में बताया था कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, तो डायनामाइट की खोज करने वाले अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल जो है, आपको याद रखना है कि इनकी याद में ये पुरस्कार 1901 में शुरू किया गया था, यानी कि पहली बार 1901 में ये पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार वितरित किया गया था। छठवां प्रश्न हमारा है कि किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो देखिए, अभी हाल ही में रूस ने जो है जिरकोन नाम के एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। देखिए, हाइपरसोनिक मतलब क्या हो गया, जो सोनिक यानी कि ध्वनि होती है उसकी गति से कई गुना अधिक। ठीक है, तो ध्वनि की, देखिए ध्वनि का स्पीड तो बहुत ज़्यादा होता है, आपने देखा होगा, तो उसकी भी जो है मतलब 8-9 गुना तेजी से जो है हाइपरसोनिक मिसाइलें रफ्तार से चलती हैं। तो जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण रूस ने किया है। देखिए, जो आपका जिरकोन है ये ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम है। और ये 1000 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में लक्ष्य को निशाना बना सकती है। यानी कि जिरकोन का जो मारक क्षमता है ये कितना है, 1000 किलोमीटर। यहाँ बैठे बैठे ये 1000 किलोमीटर दूर जो है अपने टारगेट को नष्ट कर सकता है। और टारगेट तक पहुंचने के लिए ये जो है ध्वनि की गति से 9 गुना तेज जो है यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, और ऐसा पहली बार है जब जिरकोन मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है पनडुब्बी के जरिए। देखिए, इसका पहले मतलब इससे पहले जो जुलाई 2021 में जो आपका रूस है, तो रूस की नौसेना ने अपने युद्धपोतों से इसका परीक्षण किया था कई बार। ठीक है, लेकिन पनडुब्बी की बात हो रही है यहाँ पे, पनडुब्बी से पहली बार जिरकोन का परीक्षण किया गया है। सातवां की हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कितने करोड़ रुपए में एसबी एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपका अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, इसने कुल 26,000 करोड़ रुपए में एसबी एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है, यानी कि पूरी कंपनी को खरीद लिया है। देखिए, इस सौदे के साथ, यानी कि जो ये समझौता हुआ है 26,000 करोड़ रुपए का, तो इसके साथ जो एसबी एनर्जी इंडिया है ये अब अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 100% स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी बन गई है। देखिए, इस कंपनी की बात करें, इसका नाम क्या है, एसबी एनर्जी इंडिया। तो ये पहले जो है जापान की सॉफ्टबैंक ग्रुप कार्प और भारतीय समूह के बीच 80 और 20, देखिए 80% और 20% का रेशियो था। ठीक है, भागीदारी का। ठीक है, किसी भी कंपनी में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, पहले भी सुन लीजिए कि इसमें जो है सॉफ्टबैंक ग्रुप और भारतीय समूह के बीच 80 और 20 का संयुक्त उद्यम था ये। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई भी कंपनी आपने बनाई, तो एक नियम होता है सरकार का, अगर आपकी कंपनी कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छा बिजनेस कर गई, बड़ी कंपनी बन गई, तो आपको अपने कुछ शेयर जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी भी कंपनी का जिसके पास 51% हिस्सेदारी रहेगा वो कंपनी का मालिक आ जाएगा, चाहे वो भारत सरकार रहे या फिर आपकी खुद की व्यक्तिगत कंपनी हो। बाकी कुछ एक नियम कानून होता है कि आपको इसमें जो है कंपनी के कुछ शेयर्स को लिस्ट करना होता है स्टॉक मार्केट में। आपने देखा होगा जो शेयर मार्केट है, आपने सुना होगा कि फलानी कंपनी का शेयर हमने खरीद लिया, हमने जो है टाटा का शेयर लिया है, या फिर जो है मतलब
अदानी ग्रुप का इतना शेयर खरीद लिया है, या फिर जो भी हो, मतलब बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो भी अपना शेयर बेचती हैं, उसका मार्केट में रेट जो है चढ़ता बढ़ता रहता है। तो मैंने इतना शेयर ले लिया। अगर कंपनी, देखिए, अगर किसी कंपनी का आपने शेयर लिया है, कंपनी अगर फ़ायदे में जा रही है तो आप भी फ़ायदे में जाएंगे, क्योंकि आपने कंपनी में निवेश किया है, उसके कुछ शेयर खरीदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शेयरिंग वाला यही बात है, 80 और 20% शेयर का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। इसको जरूर याद रखिएगा अगर 1 नंबर चाहिए। याद रखना है कि दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। देखिए, हाल ही में CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश में पायलट आधार पर दालचीनी की खेती शुरू की है। दालचीनी जो है, देखिए, इसको सिन्नामोन बोलते हैं अंग्रेजी में। दालचीनी, देखिए, नाम से तो लगता है ये चीनी होगी, लेकिन ये चीनी मिनी नहीं है भाई, ये छाल टाइप की होती है पौधों की, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से दालचीनी दिखती है। कोरोना काल में लोग इसका काढ़ा बना बना पी रहे थे। अगर आप देखिए, लोग कहते हैं गरम मसाले नुकसान करते हैं, लेकिन जो ये ऐसा कहता है वो बहुत बड़ा बकलोल है, बहुत बड़ा एक तरीके से कहा जाए मूर्ख है, और उसके से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। देखिए, जो गरम मसाले होते हैं इनमें औषधीय गुण होता है, लेकिन कौन सा गरम मसाला, वो जो पुड़िया में पैकेट में पहले से पिसाया आता है वो वाला नहीं। आप खड़ा मसाला लाइए, खड़े मसाले में दालचीनी हो, काली मिर्च हो, लौंग हो, अजवाइन हो, जीरा हो, और मतलब बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स आते हैं जो कि पड़ते हैं किसमें, गरम मसाले में, ठीक है। तो उसको लाइए, खड़े मसाले को हल्का सा कढ़ाई या फिर तवे में भुनिए, उसको पीस के रख लीजिए और उसको डेली सब्जी में डाल के खाइए, वो औषधि का काम करेगा, ठीक है। तो मसालों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन जो खड़े मसाले हैं उनको लाइए, पीसिए और यूज कीजिए। तो उन्हीं मसालों में से एक आपका है दालचीनी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसकी खेती कहाँ कहाँ पे होती है मैं आपको डिटेल बताता हूँ। देखिए, जो असली दालचीनी है ये मुख्य रूप से श्रीलंका में उगाया जाता है, जबकि छोटे उत्पादक देशों में सेशेल्स, मेडागास्कर और भारत शामिल है, ठीक है। यानी कि सबसे अधिक दालचीनी का उत्पादन श्रीलंका में होता है, लेकिन भारत में भी मेडागास्कर में और सेशल्स में थोड़ा बहुत उत्पादन इसका हो जाता है। देखिए, आपको बता दूं, भारत में जो है, जो मसालों का सबसे अधिक उत्पादक है ये आपका केरल है। केरल में बहुत बड़े पैमाने पर मसालों का, जैसे काली मिर्च हो गया, तो इसका उत्पादन वगैरह होता है। विदेशों से लोग जो है काली मिर्च का व्यापार करने केरल आते थे, आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा। तो अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो इतिहास में घुसेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी इतना याद रखिए कि भारत जो है ये मसाला खाने में नंबर 1 है, और मसाला ज़्यादा खाएंगे तो भाई दालचीनी भी हमें जो है विदेशों से मंगानी पड़ेगी, क्योंकि उतना अधिक उत्पादन नहीं हो पाता है। तो भारत जो है, मेरा टारगेट ये है बताने का कि भारत कितना आयात करता है दालचीनी का। देखिए, भारत जो ये सालाना 45,318 टन दालचीनी का आयात करता है, चीन से, श्रीलंका से, वियतनाम से और इंडोनेशिया और नेपाल से, ठीक है। कितना करता है, 45,318 टन दालचीनी खा जाते हैं भारत वाले विदेशों से मंगाकर। बाकी इंडिया में जो उत्पादित होता है उसको खाते ही हैं। तो इस आंकड़े को नोट कर लीजिएगा, 45,318 टन दालचीनी भारत चीन, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया और नेपाल से आयात करता है। नवा की इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने। तो देखिए, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख बने हैं आलोक सहाय जी। और आलोक सहाय ने जो है इंडियन स्टील एसोसिएशन के महासचिव और कार्यकारी प्रमुख के पद पर भास्कर चटर्जी का स्थान लिया है। देखिए, जो इंडियन स्टील एसोसिएशन है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। 10वां की भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने। तो देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक बने हैं VC पटनायक। आपको बता दूं, जो आपका LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो है, तो इसके प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले जो आपके BC पटनायक हैं, ये बीमा लोकपाल परिषद यानी काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन मुंबई के महासचिव थे। और ये मार्च 1986 में LIC ऑफ इंडिया में प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारी के रूप में जो है शामिल हुए थे। तो अब जो है, जो आपके BC पटनायक है, याद कर लीजिए कि ये भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं। देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम जो आपका, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए वीडियो पे लाइक थोड़ा सा कम होते जा रहा है, आप लोग जो है भूल जा रहे हैं, तो कम से कम 1000 लाइक आप डेली वीडियो पे किया कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व पशु दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, बताइए आंसर। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, आंसर बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, बताइए। चौथा है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब जो है विश्व पर्यायवास दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है, बताइए। पांचवा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों को। देखिए का पहला प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने वर्ष 2020 का भारत भारती सम्मान किसको दिया, तो ये सम्मान मिला है पांडे शशि भूषण सीतांशु को। और दूसरा था कि क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ किसकी लिखी गई उपन्यास है, तो देखिए इस उपन्यास को वोले शोइंका ने लिखा है। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश के जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट नामक संगठन ने नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2021 जीता है, तो देखिए ये देश आपका यमन है। चौथा था कि हाल ही में भारत सरकार ने परिवार पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की आय सीमा को कितना बढ़ा दिया है, तो इसको 30% बढ़ा दिया गया है। देखिए कल मैंने 4 ही प्रश्न पूछे थे, तो चारों को उत्तर मैंने बता दिए हैं। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलेंगे कल फिर इसी समय यानी कि 5:30 बजे कल का करंट अफेयर्स लेके। तो जय हिंद जय भारत और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।